चलो बोलो अभी का है नोटिफिकेशन, इनको एक्सेस मिला है। यस चलो, तो कल हमने पार्टनरशिप बारे में स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप 3 सवालों के जवाब दिए। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाई इज पार्टनरशिप फॉर्म एंड हाउ इज पार्टनरशिप। सीधे सीधे जवाब है इसके। व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस करने का एक बिजनेस करने का एक फॉर्म है, तरीका नहीं है। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसकी बात नहीं करते। एमबीए नहीं, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस चलाने का फॉर्म। जैसे कि मैं अकेला बिजनेस चलाता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, बेसिकली फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको ओनरशिप पैटर्न बताता है कि उस बिजनेस के ओनर एक है, दो है या मल्टीपल, राइट। जैसे एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है। दीस आर व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो पार्टनरशिप इज फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं और जॉइंटली वो क्या करते हैं, business activity with an aim to earn profit. So partnership is a business form. There's a form of business where two or more people comes together and jointly undertakes business activity with an aim to earn profit. Profit कमाने के लिए दोनों इकट्ठा आके बिजनेस कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कल हमने इसमें रिलेशन देखी। जो दो लोग इकट्ठा आ रहे हैं उनको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। ए और बी अगर मान लो पार्टनरशिप में है तो ए को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर। बी को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर। दोनों के बीच में जो नाता है पार्टनरशिप। और नाते में आपके जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को कहेंगे। मैंने और मेरे दोस्त ने कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की, तो मैं पार्टनर, मेरा दोस्त, हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप, और जो बिजनेस है फर्म या पार्टनरशिप। क्लियर है। अब दूसरा फॉर्म बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों चलाया जाता है, 3 बेसिक कंडीशंस या 3 बेसिक कंस्ट्रेंट्स है बिजनेस के। एक, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा कैपिटल। दूसरा, डिवीजन ऑफ रिस्क, लेकिन रिस्क बटेगी। अकेला बिजनेस करूंगा तो लॉसेस की रिस्क मेरी, अकेले पार्टनर लगाएगा तो रिस्क डिवाइड होगी। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट। Yes or no? Everyone will come there with own expertise. किसी को फाइनेंस का नॉलेज है, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है, किसी को प्रोडक्शन का नॉलेज है, किसी को सेल्स का नॉलेज है। तो अपना अपना एक्सपर्टीज लेके क्या करेंगे, बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स को मैनेज करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट सवाल, 2 सवाल लिए ना अभी हमने, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाई पार्टनरशिप्स आर फॉर्म। तीसरा सवाल, हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है, तो बहुत ही सिंपल, थ्रू एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप करनी तो आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। मैंने आपको पूछा बिजनेस करना है, आपने बोला ना, तो बिजनेस होगा क्या, मैं बोला चल बिजनेस कर। क्या होना चाहिए आपके और मेरे बीच में, एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस करना है, हाँ। कपड़े का करना है, हाँ। तू और मैं 5-5 लाख लाएंगे, हाँ। मैं 4, हाँ। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट ना। अब ये एग्रीमेंट कैन भी, जैसे मैंने अभी दिया वैसे क्या हो सकता है, ओरल या फिर रिटर्न में सब कुछ लिखेंगे। तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है या फिर रिटर्न। कंपल्सन है रिटर्न ही होना चाहिए, रिटर्न, बट प्रेफर्ड इज रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, और इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। ये क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। और एक टर्म कल हमने पढ़ी थी कि जो एग्रीमेंट रिटर्न होगी उसको बोलेंगे पार्टनरशिप, राइट। तो यही हमने कल कंप्लीट किया। फिर हम आए फीचर्स पर, राइट। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज एग्रीमेंट, राइट। कि पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और इन ओरल, राइट। A written agreement is preferred in court of law. And last क्या है,
रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एवरीथिंग इज फॉर ऑब्जेक्टिव्स। सम सॉल्व करते हो कोई काम में नहीं आने वाला, पर ऑब्जेक्टिव्स में आने। क्लियर है? फिर दूसरा हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो कल ये भी हमने डिस्कस किया। ये कहीं पर लिखा है क्या? कहीं पर लिखा नहीं, बट दिस इज नेचुरल। कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं कि देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। ये तो अकेला तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो मिनिमम पार्टनर्स इज 2। ये तो क्या बोलते हैं, ये तो कम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विच इज 50। तो ये कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ना। तो ये कहां पर लिखा है? कंपनीज एक्ट में। हम पढ़ रहे पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट बता रहा है। ये ऑब्जेक्टिव्स में आया हुआ सवाल कि 50 मैक्सिमम लिमिट इज प्रिस्क्राइब बाय। क्लियर है? तो कल हमने वो भी देखा कि मेरे को 2 कम से कम चाहिए, मैक्सिमम 50, 2 50, राइट। पहले ये लिमिट अलग थी, 2013 ऑनवर्ड्स ये चेंज हुई, राइट। फिर अगला फीचर, तीसरा फीचर हमने कल देखा, वो था लॉफुल बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप पार्टनरशिप में केवल लॉ में आके नहीं बोल सकते कि कल से हम चोरी करेंगे। मतलब एग्रीमेंट की और किस लिए की? चोरी करने के लिए, या स्मगलिंग के लिए, या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी लॉफुल। लॉफुल, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब किसी कोई दूसरे लॉ में ये बिजनेस प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। तो लॉफुल बिजनेस के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो वही है, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। इट कैन नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस व्हिच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट। इलीगल बिजनेस, तो ऊपर लॉफुल बोल रहे हैं, नीचे इलीगल। क्लियर है? फिर चौथा फीचर कल हमने जाते जाते पढ़ा था, नहीं चौथा नहीं, 5वां पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सम सॉल्व करता हूं, काम में आता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा आ रहे हैं पार्टनरशिप में, हम 85। अब मान लो 10 लोगों की आपस में पार्टनरशिप, क्यों आए ये पार्टनरशिप में? बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस से क्या चाहिए उनको? प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट एक पार्टनर लेके जाएगा क्या? वो प्रॉफिट क्या होगा? पार्टनर्स के बीच पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, ये कहां मेंशन होगा? एग्रीमेंट। हमने शुरुआत में देखा ना, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में ये भी होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। बट मान लो हमने जल्दबाजी में एग्रीमेंट की और हमने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग होगा इक्वल। कल पढ़ा था ना कि अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपका फीचर नंबर 4 है। फीचर 4 बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीमेंट में दिया जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहां दिया जाएगा? एग्रीमेंट तो नहीं लिखा है। एग्रीमेंट क्या है? साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। फिर चाहे जो कैपिटल आपका, राइट, कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल के बेसिस पर नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ऐसा एग्रीमेंट में लिखा। अगर कैपिटल तो फिर कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा। बट अगर एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो वो कंपलसरी इक्वली बटेगा। क्लियर है? फिर कल हमने फीचर नंबर 5 देखा, क्या था वो? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कल मैंने सिंपल से बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ और 2 वर्ड आते हैं। कौन से 2 वर्ड आते हैं? सेवरल। पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। सिंपल सा एग्जांपल, आप ग्रुप में खाना खाने गए, 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, 500 रुपए बिल आया। टेक्निकली हर एक के जेब से 100 रुपए निकलने चाहिए। एक बंदा था जो बोला पैसा ही नहीं है, तो बाकी के 4 लोगों, मतलब वो जो 100 रुपए लायबिलिटी है वो क्या होगी? इन चारों की जॉइंट लायबिलिटी। अब मान लो इन चारों में से 2 लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी 100 रुपए दिए, बोले और नहीं है, तो बाकी के 2 लोग मिलके वो 100 रुपए भरेंगे। तो ये क्या? सेवरल मतलब ये प्रोपोर्शनेट नहीं है
कि भाई 100 रुपए भरना है तो हर लोग 25 डालो, तो होता जॉइंट एंड प्रपोर्शनेट। क्या लिखा होता फिर? जॉइंट एंड प्रपोर्शनेट नहीं, सेवरल। सेवरल का मतलब है फ्लोटिंग है, वो नहीं तो तू नहीं तो जिसके जेब में निकालो। ये नहीं बोल सकते कोई दूसरा नहीं भर रहा है तो आपको आपके जेब से भरने और पूरे 100 रुपए भरने। इज इट क्लियर? मतलब जब तक आपके जेब से आखिरी पैसा नहीं भरा जाता तब तक आप लायबल हो टू पे दैट बिल। सेम इज विद बिजनेस। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मान लो किसी एक पार्टनर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो जो एक पार्टनर है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस की लायबिलिटी पे करेगा। वे नहीं बोलेगा आधी लायबिलिटी उसकी आधी मेरी है। समझ रहे हो? इट इज जॉइंट एंड सेवरल। मतलब एवरीवन इज लायबल, इक्वली लायबल। एवरीवन इज इक्वली लायबल का मतलब क्या हो जाता? सबकी बराबर लायबिलिटी। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं तो उसकी लायबिलिटी वही खत्म, ऐसा नहीं होगा। उसकी लायबिलिटी दूसरे को ट्रांसफर होगी जिसके जेब में पैसा। दैट इज जॉइंट एंड सेवरल। क्लियर है? अब आते हैं फीचर नंबर 6, दैट इज रजिस्ट्रेशन। कल हमने शुरुआत की थी, मैंने बोला था पार्टनरशिप में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एक पार्टनरशिप लॉ फॉलो करना है। उस लॉ का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? तो लॉ में बहुत सारी प्रोविजंस दिए आपको बिजनेस करने के लिए, तो आपको उस कायदे के तहत ही बिजनेस करना है। कि बाद में और सारी प्रोविजन हम देखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस लॉ में कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं। उस एक्ट में क्या नहीं बताया? रजिस्ट्रेशन मतलब सिंपल है, देखो चलाते हो मेडिकल का बिजनेस तो आपको क्या करना पड़ता है? मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आप अगर गाड़ी लेते हो तो आपको आरटीओ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, राइट? जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको आरओसी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वैसे देयर इज रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप आल्सो। जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनीशिप भी है, हर स्टेट में अपना अपना रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जो एक्ट है वो पूरे इंडिया का एक्ट है। उस एक्ट में कहीं पर ये नहीं बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन के बारे में अलग अलग लॉ है। हर स्टेट का पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में अलग अलग लॉ है या अलग अलग कहना है। तो हम अभी कौन से स्टेट में हैं? तो महाराष्ट्र कहता है पार्टनरशिप रजिस्ट्री रिटर्न डीड होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। मतलब सिंपल सी बात है, मैं अगर अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को किसी से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जेब से पैसा डालूंगा, दुकान खरीदूंगा, बिजनेस चालू कर दूंगा, खत्म। बट ए और बी, मैं और मेरा दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरा पहला काम होगा वो जो एग्रीमेंट है वो लेके रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप में जाऊं, उनका एक फॉर्म फिल करूं, फिर वो मेरे को सर्टिफिकेट देंगे कि ये जो बिजनेस है ये रजिस्टर्ड है एज अ पार्टनरशिप। क्लियर है? और फिर मैं महाराष्ट्र, क्लियर है? महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का, बिजनेस का नहीं बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म का। अगर मेरा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है तो जो कंस्ट्रक्शन की लाइसेंस चाहिए वो तो चाहिए मुझे। अगर रेस्टोरेंट चला रहा हो तो एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए। फिर मेरा बिजनेस पार्टनरशिप हो चाहे सोल ट्रेडर हो। यहाँ पर हम सोल ट्रेडर को कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, कंपनीज को रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ठीक है? वैसे ही पार्टनरशिप को महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, राइट? तो वही है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप firm is compulsorily only in the state of Maharashtra with effect from 1st April 2005. Note it down, objectives में आता है।
डन। चले अगले फीचर पर। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में दो चीज याद रखोगे। क्या याद रखोगे? रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू व्हाट? महाराष्ट्र में इट इज कंपल्सरी। इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये अगेन ऑब्जेक्टिव में रिपीट होते हैं, इसलिए फीचर्स में बात कर रहे हैं। क्या है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट? मतलब क्या है? मान लो ये अग्रवाल क्लास है, ये मैं और मेरे साथ कोई पार्टनर्स। अब मेरे को लगा ये एसी अच्छा है, मैं उठा के घर लेके गया। एम आई द ओनर ऑफ दिस एसी? यस आई एम। क्या हूं मैं? अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ के जितनी भी एसेट्स है उसका मैं जॉइंट ओनर हूँ। साथ ही साथ जॉइंट ओनर के साथ साथ अगर मैं बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ तो आई एम द जॉइंट मैनेजर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आ गया वो अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहा है, मेरे को कुछ नहीं रहा। सो मैं जॉइंट रिस्पॉन्सिबल अनलेस एंड अनटिल किसी पार्टनर ने खुद होके बोला है कि मैं मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेने वाला। बाद में जाके हम पढ़ने वाले उसको बोलते हैं डॉर्मेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, सीधे सीधे भाषा। तो डॉर्मेंट पार्टनर के अलावा बाकी के सारे पार्टनर्स, बट डॉर्मेंट पार्टनर डू हैव जॉइंट ओनरशिप। ऐसे नहीं कि डॉर्मेंट दो चार पार्टनर है, तीन डॉर्मेंट है, एक एक्टिव है तो वो सारी चीजें घर लेके जा रहा है, राइट? अरे वो तो स्लीपिंग है, ये मेरा ही है। नहीं, वो सबका है। जॉइंट इन ओनरशिप इज ऑलवेज जॉइंट। तो जो पार्टनरशिप के एसेट्स होंगे तो ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। व्हेन आई से फर्म, फर्म क्लियर है सबको? फर्म मतलब द बिजनेस। जो बिजनेस की एसेट्स है हर पार्टनर उसका क्या है? जॉइंट मालिक है, राइट? सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी, पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजमेंट। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को उसका मैनेजमेंट राइट डिनाई नहीं कर सकता। मतलब ए और बी दोनों पार्टनर्स है, इसमें से कोई भी डॉर्मेंट पार्टनर नहीं है, ए बी की सुनी ही नहीं रहा, तो बी हैज कंप्लीट राइट टू एंटर इनटू द मैनेजमेंट। ये बोल रहे नहीं फिर पार्टनरशिप में वी हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजमेंट, राइट? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। नोटेड। डन। फीचर नंबर 7 के बाद
फीचर नंबर 8 क्या ये, इसको लिखो और स्टार करो। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट? अच्छा, सही है, लेकिन उसका मीनिंग पहले तो प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है वो समझो। प्रिंसिपल यानी कि सिंपल भाषा में मालिक, ओनर। प्रिंसिपल यानी कि कौन? ओनर ऑफ दैट ओनर। एजेंट इज व्हाट? सिंपल। एलआईसी वर्ड सुना है सबने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है? इंश्योरेंस सेल करते हैं। दे सेल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आल्सो सोल्ड। लेकिन वो डायरेक्ट खुद आता है कि आपके घर आपको बोलता है ये पॉलिसी है, इसके ये बेनिफिट है, बट ये वो खुद प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको प्रॉमिस कर रहा है। बराबर है? मतलब ये प्रिंसिपल के जो कुछ भी चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो दैट एजेंट एक्ट्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एजेंट। जो कमिट करेगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात क्या है, एजेंट जो कमिट करेगा वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल मींस द ओनर, एजेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल, राइट? पार्टनर, राइट? इनके बीच में जो जॉइंट रिलेशनशिप है उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। ए बी सी को जॉइंटली क्या बोलेंगे? पार्टनर। अब मान लो ए जाके किसी बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ए है, ए किसी दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट दो। एबीसी मान लो हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, और ए वहां पर कबूल करके आया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख में हम पूरा कर देंगे। किसने वादा किया? अब यहाँ पर बी और सी मौजूद है क्या? सिर्फ ए गया, बट ए इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ए बी सी, तो ए इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द फर्म, एजेंट फर्म, राइट? ये समझ रहे हो? अब वो जो वादा करके आएगा वो सबको निभाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घर आया, बी सी बोला भाई तू गलत करके आया, 55 लाख से नीचे नहीं होता, तो बी एंड सी कैन डिनाई इट? द आंसर इज नो। This is called as what? उनका आपस में नाता क्या है? प्रिंसिपल। मैं भी मालिक, तू भी मालिक। अब हम आपस में नहीं बोलेंगे तू मेरा एजेंट है। समझ रहे हो ना? जब आप इंडिविजुअली बाहर जाते हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यू आर एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। बट जब आप इंटरनली एक दूसरे से इंटरेक्टर्स, दैट इज प्रिंसिपल। तो यही है एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लो। Each partner works in twofold capacities, that is principal and agent. A partner acts as a principal of the firm with outsider, and with other partner he acts an agent. Actually उल्टा है। The partner acts as an agent of the firm with the outsider, and with other act the principal. Principal and agent. Done? Principal agent relationship समझ में आया? The principal and agent relationship. Yeah, each partner works in twofold capacities, that is as agent as well as principal. Next,
डन. Feature dissolution. What do you mean by dissolution? Dissolution का मतलब क्लोज, डिसॉल्व हो जाना. क्लोज एंड डिसोल्यूशन. मान लो आप द्वारकादास श्याम कुमार में गए खरीदी करने और ताला है, तो क्या है वो? क्लोज है, बंद है ना, महीना भर बंद है, तो उसको क्लोज बोलेंगे. तो क्या इसको बोलेंगे? वो डिसॉल्व हो गया. डिसॉल्व का मतलब होता है कि बिजनेस की एसेट्स को बेच कर क्या कन्वर्ट करना? कैश. और वो कैश पार्टनर आपस में बांट के फर्म को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं. मतलब अभी जैसे कि आप पानी में शक्कर डालोगे तो शक्कर क्या हो जाती है? वो दिखती है क्या बाद में? इसलिए डिसोल्यूशन. वैसे ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब उसका नाम निशान मिट गया. गेटिंग इट? एसेट बेच के कैश लाए के कैश को पार्टनर्स बांट के अपने अपने घर चले. दैट इज डिसोल्यूशन, राइट? तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है क्या? तो आंसर इज a partnership firm can be dissolved through agreement between the partner. देखो, पार्टनरशिप फर्म शुरू भी एग्रीमेंट से होती है, भी एग्रीमेंट से ही हो. विदाउट एग्रीमेंट आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व, पार्टनर से तो एक बोल रहा है डिसॉल्व करने, दूसरा नहीं बोल रहा, तो डिसॉल्व पॉसिबल नहीं है. A partners want to close the firm can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can also be dissolved if partner dies, retires, becomes insolvent or insane. तो देखो ध्यान दे दो, यहाँ पर बाद में लिखो, मैं टाइम दूंगा. तो पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से डिसॉल्व होती है. एक होती है कॉल्ड एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन, एक होता है लीगली डिसॉल्व. या ऑफ लॉ वो डिसॉल्व हो गया. क्या बोलते हैं उसको? कि लॉ में कुछ ऐसा लिखा है उसकी वजह से वो डिसॉल्व हो गया. मतलब ए और बी एग्री, तो ए ने बी को नोटिस दे दिया कि भाई अभी 14 डेज में बंद करना है, खत्म. डिसोल्यूशन. तो ये क्या हो गया? डिसॉल्व बाय वॉलंटरी. दूसरा ऑप्शन वर्च्यू ऑफ क्या कहता है? अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. या कोई एक पार्टनर इंसैनिटी में चला जाता है. व्हाट इज इंसैनिटी? पागल, रैशनल नहीं है, इरेशनल. बाय वर्च्यू ऑफ लॉ डिसॉल्व. तो वही है कि द फर्म कैन आल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज. कोई नोटिस वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली. और रिटायर्स और बिकेम इंसॉल्वेंट. पार्टनर अपने पर्सनल लेवल पर इंसॉल्वेंट है, तो आपकी इंसेन बन गया, पागल बन गया, तो डिसॉल्व हो जाएगी. तो इसको बोलेंगे बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, इसको बोलेंगे बाय वॉलंटरी डिसोल्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ. क्लियर है? पर ऐसा अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख. चलो, क्लियर डिसोल्यूशन. ऑनलाइन वालों यहाँ तक सबका क्लियर कंप्लीट है? सिद्धि, अनुष्का, दिशा,
चले आप अगर किसी को कुछ छूट भी जाता है तो बाद में आप रिकॉर्डेड देख सकते हो आप, राइट। चलो तो फीचर्स यहाँ पर खत्म हो गया। क्या क्या मैक्सिमम लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड के साथ साथ जॉइंट एंड सेपरेट, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, प्रिंसिपल एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ फीचर्स थे। अब फीचर्स के बाद हम आते हैं ऑन लीगल प्रोविजंस की हम अभी करने वाले हैं, ना कि नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ अभी करेंगे, कुछ कल करेंगे। अब ये जितने भी लीगल प्रोविजन है ना, हम जब आगे जाके पार्टनरशिप के सम सॉल्व करने वाले हैं, एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, चाहे फाइनल अकाउंट्स हो, इनमें से बहुत सारी प्रोविजन सम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाली है। इसलिए इन प्रोविजंस को ध्यान से सुनो, समझो, एंड साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव्स में भी काम की आती है। तो फ्रेश पेज पर आ जाओ, नाम लिखो, लीगल प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने ऐसे लीगल प्रोविजन मतलब ये लॉ में लिखी हुई है, ये कानून में लिखा हुआ है। कौन से कानून में लिखा हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हम आगे बात करने वाली है, ये सारी की सारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की दी हुई है या लिखी हुई है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट है जहां पर एग्रीमेंट साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट उस पर कुछ जवाब देता है, तो उन बारे में हम बात करें, राइट। कुछ फीचर से मिलती जुलती है, कुछ नई पॉइंट्स है। जो नए पॉइंट्स वो हम लिखेंगे, जो फीचर्स में ऑलरेडी लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो जो पहला है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये ऑलरेडी हमने फीचर्स में भी देखा है। लीगल प्रोविजन भी वही कहता है। लीगल प्रोविजन कहता है कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इक्वली बटे। ये फीचर भी है और लीगल प्रोविजन भी है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, राइट। दूसरा इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझना है, ड्राइंग्स क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। उसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड पार्टनर्स, ये दो अलग अलग एंटिटीज। ये क्लियर है क्या सबके दिमाग में? फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट एंटिटीज। पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वैसे ही अगर पार्टनर्स को पैसे की जरूरत है तो वो बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब देखो, अब मैं अकेला अलग हूं, आप मेरे को पैसा दोगे तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, यस और नो? उल्टा, मैंने आपसे पैसे लिए या आपने मेरे से पैसे लिए तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो सेम वे अगर पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये दो एंटिटीज है, तो इनमें अगर बीच में अगर पैसे की लेन देन हो रही है तो इस पर भी तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। अगर मैंने बैंक से कर्जा लिया तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मैंने बैंक में पैसा रखा तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगी। सेम वे पार्टनर्स ने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज व्हाट? कैपिटल। उस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसे निकाले, तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैं फर्म्स एंड पार्टनर, फर्म एक एंटिटी है, पार्टनर एक एंटिटी। पार्टनर्स ने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो उस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए अगर ये दो अलग अलग एंटिटी है तो। सेम वे पार्टनर्स अगर बिजनेस से पैसा निकालता है, पे कर रहा है, तो बिजनेस को पार्टनर्स से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ रहे हो? तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब बिजनेस पार्टनर्स से इंटरेस्ट क्या कर रहा है? वसूल कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
मतलब क्या, वसूल करना। बट लीगल प्रोविजन इसके बारे में क्या कहता है वो हमें जानना जरूरी है, राइट? ध्यान दे दो मैं क्या कह रहा हूं। अब ये दो अलग अलग एंटिटीज है तो कॉमन सेंस है ना, अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो इंटरेस्ट आप मेरे से लोगे या उल्टा वैसा वर्षा। लीगल प्रोविजन ये कहता है, लॉ बहुत क्लियर है, लॉ बोलता है अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है तो ठीक। क्या है? पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेसमैन से ले सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा है तो 6 मंथ्स। क्या याद रखे? तो 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स क्या? बिल्कुल नहीं। आपने याद रखा है बट कुछ गलत कॉन्टेक्स्ट में याद रखा है। 6 मंथ्स का कंसेप्ट है, 11th में भी पढ़ा था, लेकिन वो लॉ लीगल प्रोविजन नहीं है। लीगल प्रोविजन में क्या बोल रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लीगल प्रोविजन बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है देना है, तो जो बोला एग्रीमेंट में उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं दिया है तो फिर क्या करोगे? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? नहीं, पूरा As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if date of drawing is not given, then average 6 months interest is charged on drawings. अच्छा, ये आधा अधूरा है, मैं पूरा बताता हूँ। ये बोल रहा है कि स्टार्ट के हिसाब से आपको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये है कि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ रहे, 12%, 8%, 9%, अगर वो एग्रीमेंट में लिखा है तो उतने परसेंट से 6 महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है ऑन द ड्राइंग्स। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है तो। बट अगर एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं तो चार्ज करना है या नहीं? समझ रहे मेरा सवाल? ये बोल रहा है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर अवेलेबल नहीं है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब आपने बिजनेस से कब ड्राइंग की है, आपसे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट द सवाल है एट व्हाट रेट? तो उसका पहला जवाब है एज पर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में बोला है 12%, तो 12% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं कहा है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? समझ गए अभी सवाल? अगर इंटरेस्ट लेना है देना है तो देयर हैज टू बी व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है कि इंटरेस्ट तो लगेगा। एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता है तो कितना लगेगा? 6 महीने। बट वो रेट क्या होगा? 12%, 8% होगा, वो एग्रीमेंट में दिया। बट अगर एग्रीमेंट में कोई रेट नहीं है तो आंसर इज 0। प्रोविजन ऐसी कोई भी नहीं है कि एक्ट में बोला है कि अगर रेट नहीं दिया है तो 8%, 6%, 3%। इफ एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं। एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में बोला है उतने से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर डेट ऑफ नहीं है तो 6 मंथ्स का चार्ज। अभी क्लियर है जो मैं कहना चाहता हूं? दो चीजें, एक देयर हैज टू बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रेट से होगा, तो जो एग्रीमेंट में लिखा। क्लियर है ये पॉइंट? बट अगर एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट लेना देना नहीं है, राइट? बट अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ठीक है, वो रेट से निकालेंगे। बट पीरियड तो डेट अवेलेबल है तो उस डेट से लेके ईयर एंड तक चार्ज करो। बट अगर डेट अवेलेबल नहीं है तो 6 मंथ्स। क्लियर है? नोट इट।
तो जो याद रखना है ड्राइंग्स में, क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट चार्ज करना है तो चार्ज करना है, अदरवाइज अपने मन से चार्ज नहीं करना है। एंड अगर चार्ज कर रहे हो एंड डेट पता नहीं तो 6 मंथ्स का चार्ज कर। तो अभी जितना सामने उतना ही लिखो, बाकी का लिखो। डन। वहां पर नोट लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एज पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एज पर एग्रीमेंट ओनली। एग्रीमेंट में लिखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स सो यू विल चार्ज इंटरेस्ट, अदरवाइज यू विल नॉट चार्ज। 6 महीने कि अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो फिर आपको ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना। ये पॉइंट क्लियर है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एक्ट क्या कहता है, ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा होगा, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं मिला, काम का नहीं। क्लियर है। चले अगले पॉइंट पर। अगला इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फिर से वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करता तो बैंक में रखता, बैंक से इंटरेस्ट लेता, वही पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आई एम लायबल टू गेट द इंटरेस्ट। बट अगेन लॉ क्या कहता है, लॉ बोलता है अगर एग्रीमेंट में बोला है तो इंटरेस्ट लिखो, एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो 6% भी नहीं, कुछ नहीं, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट में बोला है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, अदरवाइज 6% है, बाद में आएगा, बता दो कहा आधा अधूरा इधर से उधर कर रहे हो आप। 6% नहीं। क्या ये इफ पार्टनरशिप डीड is silent about the interest on capital, then interest is not allowed. Note it down.
चलो आप जो 6% का बोल रहे थे, यहां तक 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में नहीं दिया तो 0, बट अगर एग्रीमेंट में दिया है तो इंटरेस्ट बनेगा, बट अगर डेट मिसिंग है तो 6 मंथ्स। ये क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सीधा सीधा कहता है एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं तो राइट, उसमें 6 मंथ्स वगैरह का फंडा नहीं है, उसमें पूरे साल का मिलेगा। ये कैपिटल साल के शुरुआत से लेके एंड तक पूरे साल में टिका रहेगा। गेटिंग इट? अब जो अगला आइटम है दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। अब कैपिटल क्या होता है, लोन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटल इज परमानेंट अमाउंट विच यू इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, और आपका कैपिटल बिजनेस में तब तक रहेगा जब तक बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लाइक ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने 5-5 लाख रुपया घर से लाया, राइट? तो ये 5-5 लाख रुपया बिजनेस में तब तक रहेगा जब तक बिजनेस है। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट, इज परमानेंट इन्वेस्टमेंट। अब मान लो ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, उनको टेम्पररी पैसे की जरूरत है, तो वो कहां पर जा सकते हैं? बैंक से। तो बी बोला भाई बैंक में क्यों जाना, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो बैंक से लोन लेके जाकर पार्टनर से लोन ले। बिजनेस फर्म पार्टनर से क्या कर रही है? लोन ले रही है। कैपिटल नहीं ले रही। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल रीपे नहीं होगा। लोन क्या होगा? रीपे होगा। लेकिन लोन इंटरेस्ट के साथ रीपे होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? लोन क्या होगा? इंटरेस्ट के साथ रीपे होगा, क्योंकि लोन है, अगर बैंक से लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, पार्टनर से देना। तो पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस समझ रहे हो? कैपिटल इज व्हाट? जो पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जो बिजनेस में परमानेंट रहेगा जब तक बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता तब तक। लेकिन लोन इज द टेम्पररी अरेंजमेंट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और सम थर्ड पर्सन से ही लोन ले रहा है, तो उस लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऐसा अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो एक्ट बोलता है 6% से इंटरेस्ट कंपल्सरी। क्लियर है? तो ये एक्ट क्या कहता है? इफ पार्टनरशिप और partners provide additional amount to the interest on loan is not given in the agreement, then 6% interest per annum is allowed. but अगर एग्रीमेंट में 8% बोला है तो 8%, एग्रीमेंट में 12% बोला है तो, एग्रीमेंट में बोला ही नहीं है तो 6%। समझ रहे हो? ये क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो 6% पर एनम। पॉइंट क्लियर है? ये 6% कहां पर है? क्लियर है? कैपिटल पर नहीं, किस पर है? पार्टनर्स लोन। कैपिटल पर कंपलसरी है क्या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अगर एग्रीमेंट में दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्रीमेंट में दिया है तो, एग्रीमेंट में नहीं दिया तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट में नहीं दिया है तो 6%, एग्रीमेंट में दिया तो एग्रीमेंट के हिसाब से।
इतना लिखो। एक और पॉइंट और बाकी है जो हम कल आने की बात करेंगे, एंड कल हम इसका पहला सम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स नहीं हो। कल हम कैपिटल अकाउंटिंग पर सम सॉल्व करेंगे। किस पर? राइट, कि पार्टनर्स का कैपिटल का हिसाब कैसे, उसके दो मेथड है, तो दो मेथड समझेंगे और उसका एक एक एग्जांपल। तो आज अकाउंट्स में इतना ही, इसको नोट डाउन करो। तो जाते जाते याद क्या रखोगे सम सॉल्व करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल मतलब अगर वो एग्रीमेंट में बोला है तो ही, एग्रीमेंट में नहीं बोला है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। राइट, क्लियर? बट अगर डे का पता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स। सेम इज विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। मतलब अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन क्लियर है अभी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑप्शनल कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी? क्योंकि एक्ट बोलता है एग्रीमेंट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीमेंट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, अगर एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6%, बट अगर एग्रीमेंट में बोला है लोन पर 12% तो 12%, लोन पर 18% तो, बट पार्टनर से लोन लिया लेकिन एग्रीमेंट में कुछ बोला ही नहीं तो 6%। तो अगर पार्टनर्स बिजनेस को लोन देता है तो उसे कंपलसरीली 6% से इंटरेस्ट मिलेगा, या जो एग्रीमेंट में लिखा है उतने रेट से। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तो आज अभी होगा आपका इकोनॉमिक्स, नो ब्रेक, तुरंत हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। चलो ऑनलाइन वालों मिलते हैं कल फॉर अकाउंट्स।